ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में, डायरेक्ट लेबर में, सम्स वाले पेजेस, सुधीर प्रकाशन, इलस्ट्रेशन 15। ये कंपनी का नाम दिया है भरत मेटल कंपनी लिमिटेड। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका वेटेज बढ़ जाएगा, थोड़ा लेंदी है इसका आंसर। मैं समरी बता देता हूँ कि इस मेथड में, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, करना क्या है। इस आंसर में हमको दो स्टेटमेंट बनाने हैं। एक स्टेटमेंट में हमको ये बनाना है, फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉई को कितना एक्चुअल कैश मिला, कितने पैसे मिले। और एक स्टेटमेंट में हमको ऐसा फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉयर ने कितने पैसे पे किए। नॉर्मली बचपन में हम लोगों को क्या लगता है, ये दोनों एक ही बात है। एम्प्लॉयर जितना पैसा पे करेगा उतना ही तो एम्प्लॉय को मिलेगा। बट रियली में, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है, बहुत सारे इफ्स एंड देन्स होते हैं। तो एम्प्लॉयर ने कितना पैसा पे किया वो अलग बात है, और एम्प्लॉई को कितना पैसा मिला वो अलग बात है। तो हम इस क्वेश्चन में ऐसी दो स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आंसर बता देता हूँ। देखो, आंसर में पहली स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने बनाई है। इसमें मैंने लिखा है स्टेटमेंट शोइंग द वेजेस पेड टू एम्प्लॉई, दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई को कितना एक्चुअल अमाउंट मिला, ये पहली स्टेटमेंट हमारी, ठीक है। एम्प्लॉई को कितना पैसा मिला, पहली स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट बनेगी फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉई। फिर दूसरी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बना के रखी है। इसमें लिखा है स्टेटमेंट शोइंग द टोटल वेज कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग द टोटल वेज कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना पैसा पे किया, दैट इज एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना पैसा पे किया वो फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले में एम्प्लॉई को कितना पैसा मिला, और दूसरी स्टेटमेंट में एम्प्लॉयर ने कितना पैसा पे किया। अब स्टार्टिंग हमेशा इजी होगी, धीरे 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 लेवल हार्ड होते जाएगी। जैसे सबसे पहले बेसिक भेजे थे 34,000, तो मैं दोनों स्टेटमेंट साथ में साइमल्टेनियसली साथ में करते जाऊंगा एंट्रीज। जैसे बेसिक भेजे थे 34,000, तो बेसिक वेजेस 34,000 एम्प्लॉई को मिलेगा भी बेसिक वेजेस, ये एम्प्लॉई को मिलेगा भी 34,000। मतलब पहली स्टेटमेंट में आपको हमेशा फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉई बनाना है। पहली स्टेटमेंट इज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयर, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयर। तो बेसिक वेजेस जो 34,000 है वो एम्प्लॉई को मिलेगा भी। मैं जानबूझ के कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे आपको दूर से भी दिखे कि पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, एम्प्लॉई को कितना पैसा मिला, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 है कि एम्प्लॉयर ने कितना पैसा पे किया। तो 34,000 जो है वो एम्प्लॉई को मिलेगा भी, और एम्प्लॉयर पे भी करेगा। 34,000 बेसिक वेजेस या बेसिक पे, जो शब्द क्वेश्चन में लिखा हो बेसिक वेजेस, तो बेसिक वेजेस एम्प्लॉयर पे भी करेगा 34,000। आगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डीएनएस अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। इन चारों पॉइंट का आंसर सेम है, बेसिक वेजेस, डीएनएस अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। ये चारों जो अमाउंट्स हैं, ये चारों अमाउंट्स एम्प्लॉई को मिलेंगे भी, और एम्प्लॉयर पे भी करेगा। तो पहली चार अमाउंट बहुत ईजी है। डीएनएस अलाउंस 24,000, तो डीएनएस अलाउंस 24,000, डीएनएस अलाउंस 24,000, ये एम्प्लॉई को पैसा मिलेगा भी, डीएनएस अलाउंस। और एम्प्लॉई को पैसा मिला भी, और एम्प्लॉयर ने पे भी किया डीएनएस अलाउंस। ठीक है, तो डीएनएस अलाउंस एम्प्लॉई को मिला भी, एम्प्लॉयर ने पे भी किया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन में नाइट शिफ्ट अलाउंस, और ये है 6,000 नाइट शिफ्ट अलाउंस। नाइट शिफ्ट अलाउंस एम्प्लॉई को मिलेगा भी, नाइट शिफ्ट अलाउंस। यहां तक इजी है, धीरे धीरे हार्ड होगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस ये एम्प्लॉई को मिला भी, और एम्प्लॉयर ने पे भी किया 6,000 नाइट शिफ्ट अलाउंस, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ नंबर है ओवर टाइम अलाउंस, ये है 10,000। तो ओवर टाइम अलाउंस 10,000 एम्प्लॉई को मिलेगा भी, ओवर टाइम अलाउंस।
एम्प्लॉई को मिलेगा भी, कितनी अमाउंट थी, 10,000 थी, ओवर टाइम अलाउंस 10,000, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10,000, ये एम्प्लॉई को मिलेगा भी और एम्प्लॉयर पे भी करेगा ओवर टाइम अलाउंस। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। डन। इसके बाद आपको ओवर टाइम अलाउंस के बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओवर टाइम अलाउंस के बाद पीएफ डिपॉजिटेड फॉर द पीरियड, और पीएफ की अमाउंट ये 8,000 है। पीएफ डिपॉजिटेड फॉर द पीरियड मतलब प्रोविडेंट फंड में इतना पैसा डिपॉजिट हुआ 8,000। तो इसके लिए पहले हमको ये वाला एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड इज पेड इन इक्वल शेयर बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मैं वर्किंग नोट्स के साथ समझाऊंगा, धीरे धीरे सुनना ध्यान से। टोटल प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डिपॉजिट हुआ 8,000, उसमें लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड इज पेड इन इक्वल शेयर बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो मैं ये वर्किंग नोट्स के साथ लिख के आपको समझा दूं। तो प्रोविडेंट फंड में 8,000 रुपीज डिपॉजिट हुआ है, ये वर्किंग नोट्स हमारे। अब प्रोविडेंट फंड में टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन प्रोविडेंट फंड, टोटल प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अच्छा, ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो पैसा जमा होता है 8,000, ये सारा 8,000 मिलता एम्प्लॉई को ही है, लेकिन इसमें से लिखा हुआ है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। इस 8,000 में से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8,000 में से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ने इक्वल शेयर डिपॉजिट किया है। तो जो पहला पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब इक्वली डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। अब क्योंकि इक्वली लिखा हुआ है तो 4,000 8,000 का आधा होगा, 4,000 4,000, 4,000 एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन और 4,000 एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो 4,000 एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये माइनस हो जाएगा, डिडक्टेड इन स्टेटमेंट नंबर 1। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसमें से ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉई को जितनी सैलरी मिलने वाली थी, जितनी एम्प्लॉई को सैलरी मिलने वाली थी उसमें से 4,000 रुपए नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉई को 4,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे पीएफ में। तो पीएफ में टोटल डिपॉजिट हुआ 8,000, ये 8,000 एम्प्लॉई को मिलेगा जब वो रिटायर होगा। जब एम्प्लॉई रिटायर होगा तब उसको ये 8,000 मिलेगा। 4,000 रुपए अभी एम्प्लॉई की सैलरी में से माइनस हो जाएगा। तो एम्प्लॉई ने जो 4,000 रुपए डिपॉजिट किया ये स्टेटमेंट नंबर 1 में, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 में माइनस हो जाएगा जितना पैसा एम्प्लॉई ने डिपॉजिट किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लेस करके लिखूंगा, लेस 1 नंबर एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, मतलब जितना प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉई का शेयर माइनस हुआ वो। तो ये 4,000 जितना पैसा एम्प्लॉई को मिलने वाला था कैश, उसमें ये 4,000 रुपए नहीं मिलेगा, इतना पैसा एम्प्लॉई को डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। ठीक है, अब जो 4,000 रुपए एम्प्लॉयर पे करेगा, जो 4,000 रुपीज एम्प्लॉयर पे करेगा ये वाले स्टेटमेंट में, ये तो एम्प्लॉयर का एडिशनल खर्चा हो गया। तो ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, दिस कंट्रीब्यूशन विल बी एडेड इन स्टेटमेंट नंबर 2। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 में ऐड हो जाएगा 4,000। तो एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे 5 नंबर करके लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर ने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया और ये 4,000 रुपीज एम्प्लॉयर ने कहाँ पे डिपॉजिट किया, एम्प्लॉई के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो ये 4,000 एम्प्लॉयर का खर्चा और भी ज्यादा बढ़ गया। तो एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ गया 4,000 रुपए, और एम्प्लॉई को जितनी सैलरी मिलने वाली थी उसमें से 4,000 रुपए नहीं मिलेगी। तो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉई में थे माइनस,
एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉयर में प्लस हो गया प्रोविडेंट फंड। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब प्रोविडेंट फंड के बाद आपको लिखा हुआ है ईएसआई। ईएसआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड ये दिया हुआ है 5000 रुपीज, ये 5000 रुपीज। तो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, सॉरी ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है 5000 रुपीज, सेम मेथड जैसे प्रोविडेंट फंड का मेथड था वही होता है, तरीका सेम ही होता है। द यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, बेटा एम्प्लॉयर आगे है तो 3 वाला रेशियो आगे है और एम्प्लॉई पीछे है, ठीक है। एम्प्लॉयर आगे, ऊपर भी ऐसा था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो मैं यहाँ पे नीचे चेंजेस कर देता हूँ, कहते फ्यूचर में कभी कोई गड़बड़ नहीं हो। ये एम्प्लॉयर वाला मैं सारा आगे की तरफ लिख देता हूँ और एम्प्लॉई वाला सारा पीछे की तरफ, ये एम्प्लॉई वाला सारा पीछे की तरफ लिख देता हूँ, जैसे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन आगे की तरफ लिख देता हूँ क्योंकि रेशो उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉई वाला पीछे की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। अब सेम जैसा प्रोविडेंट फंड है वैसा ही ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन है। ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 5000 है, तो इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया हमने इसमें 5000। इसमें रेशियो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रेशियो है 3:2, 3:2। एम्प्लॉयर का शेयर है 3 और एम्प्लॉय का रेशियो है 2, तो 5000 का 3:2, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है 5000 मल्टीप्लाई बाय 3, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, ऑब्वियसली ये 3000 आएगा। और एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये ऑब्वियसली ये 2000 आएगा। बाकी आंसर प्लस माइनस फॉर्मेट सारा सेम है। जितना एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 3000, वो एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ जाएगा तो स्टेटमेंट नंबर 2 में ऐड हो जाएगा। जितना एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है 2000, उतना एम्प्लॉई को पैसा नहीं मिलेगा, उतनी सैलरी एम्प्लॉई की डिडक्ट हो जाएगी। तो पहले ये 2000 से शुरू करते हैं, डिडक्टेड इन स्टेटमेंट नंबर 1 2000। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में जा रहा हूं मैं, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे मैं 2000 रुपए माइनस कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई एम्प्लॉय शेयर इंश्योरेंस। तो एम्प्लॉय को इतना पैसा कम मिलेगा 2000 रुपए और एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयर का खर्चा 2000 रुपए बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई और ये है अमाउंट है इसकी 2000 रुपए, 2000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट। ये जो रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट है इसका मैं लॉजिक बताऊं, ये है क्या, जो एम्प्लॉयर होता है, देखो स्टाफ मतलब ऑब्वियसली हमारे एम्प्लॉइज, क्वार्टर मतलब जिस रहने वाले घर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को एक घर देता है रहने के लिए, कोई फ्लैट कोई छोटा मोटा घर एम्प्लॉई को रहने के लिए मिलता है, उसको स्टाफ क्वार्टर बोलते हैं, रेंट। अब रिकवरी यहां पे लिखा हुआ है, रिकवरी मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई की सैलरी में से 6000 रुपीज माइनस कर दिया, क्योंकि एम्प्लॉई को एक घर दिया था रहने के लिए फ्री में। अब एम्प्लॉई को एक घर मिला था रहने के लिए फ्री में, उसके बदले में एम्प्लॉयर ने 6000 रुपए सैलरी में से माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, रिकवर कर लिया। तो ये 6000 रुपए जो है रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट, इतनी एम्प्लॉई की सैलरी माइनस हो जाएगी 6000। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 में माइनस होगा और कहीं पे भी नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं रिकवरी। देखो समझने की बात है, रिकवरी मतलब इतना पैसा हमने रिकवर किया, मतलब इतना पैसा हमने एम्प्लॉई को पे नहीं किया। रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स रेंट, तो एम्प्लॉयर ने 6000 रुपीज एम्प्लॉई की सैलरी में से माइनस कर दिया, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 में एम्प्लॉई को जितना कैश मिलने वाला था उसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉयर के लिए कुछ भी नहीं है,
एम्प्लॉयर के लिए न पैसे आए न पैसे गए, एम्प्लॉयर के लिए कुछ भी नहीं हुआ। स्टेटमेंट नंबर 2 में ये कहीं पे भी नहीं आएगा, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 में माइनस होगा। ओके, जहां पे भी रिकवरी लिखा हुआ है, फिर से रिकवरी लिखा हुआ है, रिकवरी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन मतलब घर की खाने पीने की चीजें या शैम्पू सोप वगैरह, इसको प्रोविजंस बोलते हैं। तो रिकवरी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ प्रोविजन, कभी कभी एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को फ्री में खाने पीने की चीजें या सोप वगैरह देते हैं। तो फिर से रिकवरी शब्द लिखा हुआ है, जब भी रिकवरी शब्द लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट नंबर 1 में दे माइनस, और कहीं पे कुछ भी नहीं। तो ये रिकवरी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ प्रोविजन 5000, स्टेटमेंट नंबर 1 में दे माइनस। रिकवरी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ प्रोविजन, स्टेटमेंट नंबर 1 में दे माइनस। फोर्थ पॉइंट, रिकवरी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ प्रोविजंस 5000, स्टेटमेंट नंबर 1 में माइनस। इसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज टू एम्प्लॉई 3000। अब एमिनिटीज क्या होती है? एमिनिटीज को मैं हिंदी में बोलता हूं सुख सुविधाएं, सुख सुविधा। ठीक है, तो अगर हमने मतलब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई वॉचमैन रख के दिया है, कोई गार्डनर रख के दिया है, कोई ड्राइवर रख के दिया है, कोई स्वीपर रख के दिया है, कोई कुक रख के दिया है, लिफ्टमैन रख के दिया है, तो इसको बोलते हैं एमिनिटीज। जितनी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एमिनिटीज दी, सुख सुविधाएं दी, तो ये 3000 रुपए एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ जाएगा। देखो एम्प्लॉयर, समझो एक ड्राइवर रख के दिया, तो एम्प्लॉयर ने ये 3000 रुपए ड्राइवर को दिया, तो एम्प्लॉयर का खर्चा 3000 रुपए बढ़ गया, तो स्टेटमेंट नंबर 2 में प्लस हो जाएगा, एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ गया, स्टेटमेंट नंबर 2 में प्लस। लेकिन ये 3000 रुपए एम्प्लॉई को थोड़ी कैश में मिला, ये तो ड्राइवर को पैसा मिला, तो एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ गया, स्टेटमेंट नंबर 2 में प्लस, पर एम्प्लॉई को कुछ नहीं मिला, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट नंबर 2 में 3000 रुपए प्लस, स्टेटमेंट नंबर 2 एम्प्लॉयर का खर्चा 3000 रुपए बढ़ गया। तो पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे, एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज टू एम्प्लॉई, एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज टू एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉयर ने 3000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा पे किया, ये 3000 रुपए एम्प्लॉई को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर में प्लस। फिर प्रोविडेंट फंड इज पेड, ये हो गया हमारा, प्रोविडेंट फंड इज पेड इन इक्वल शेयर बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, द कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यहां तक हो गया। assuming that all the amounts are evenly spread over all the days during 6 months as certain। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 6 months की है। देखो, Bharat Metal Company Limited closes its books every 6 months, the following particulars are obtained from the books for 6 months ending on 30 June 2011। मतलब ये जो पीरियड है ये 6 महीने का पीरियड है, एंडिंग ऑन 30 जून 2011। तो अगर 30 जून 2011 पे हमारे 6 महीने खत्म होते हैं, तो शुरू हुए होंगे 1 जनवरी 2011 पे, तो ये हमारे 6 महीने 30 जून 2011 पे खत्म हुए, तो ये 6 महीने शुरू हुए होंगे 1 जनवरी 2011 पे। तो यही सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 6 महीने स्टार्ट हुए होंगे 1 जनवरी पे और एंड हुए होंगे 30 जून पे। मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो 6 महीने का इनका टाइम पीरियड है, ये दोनों स्टेटमेंट में 6 महीने की अमाउंट है। आगे और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फर्स्ट द एसेट एंड फर्स्ट द वेजेस पेड इन कैश टू एम्प्लॉई। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ पेड इन कैश टू एम्प्लॉई, मैं ऐसे बोलता हूँ रिसीव्ड इन कैश बाय एम्प्लॉई। ठीक है, फर्क है जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ और बुक वाला ने जो शब्द यूज किया है, पेड इन कैश टू एम्प्लॉई नहीं आएगा, रिसीव्ड इन कैश बाय एम्प्लॉई आएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, ये शब्द होने चाहिए। सेकंड में द टोटल मंथली वेज कॉस्ट, टोटल मंथली वेज कॉस्ट मतलब ये वाला एम्प्लॉयर का कॉस्ट। ठीक है, अब और आगे क्या पूछा हुआ है, इफ थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट इफ 70 वर्कर्स आर वर्किंग ड्यूरिंग द मंथ। यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट में, इफ 70 वर्कर्स आर वर्किंग ड्यूरिंग द मंथ एंड इफ द वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द मंथ आर 200, डिटरमाइन द वेज कॉस्ट पर आवर। ये भी थर्ड पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है, 70 वर्कर्स 200 वर्किंग आवर्स पर मंथ
और मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट 6 महीने की है। 70 वर्कर्स, 200 वर्किंग आवर्स पर मंथ और 6 मंथ्स, इन तीनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आवर्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट नंबर 3 बोल सकते हो। एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेटमेंट नंबर 3। इसको बोलते हैं टोटल मैन आवर्स। क्या बोलते हैं? टोटल मैन आवर्स। उसमें 70 वर्कर्स हैं हमारे पास, इसको टोटल मैन आवर्स बोलते हैं। तो 70 men, they worked for 200 hours per month and they worked for 6 months। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपके टोटल मैन आवर्स आ जाएगा। 70 men मल्टीप्लाई बाय 200 hours per man per month मल्टीप्लाई बाय 6 months, तो आपका 84,000 मैन आवर्स आ जाएगा। इसको मैन आवर्स बोलते हैं, 84,000 मैन आवर्स। ये काम आएगा, कैसे काम आएगा मैं बताऊंगा। एक छोटी सी मेरी गलती है, मैं वो गलती सुधारता हूँ। गलती क्या है कि ये जो ESI था 5,000 रुपीज के दो पार्ट, 3,000 और 2,000, मैंने वर्किंग नोट सही बनाया, ऊपर स्टेटमेंट में गलत लिखा है। ये 3,000 स्टेटमेंट नंबर 2 में ऐड करना है। ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ESI वाला 3,000 है, मैंने भूल से 2,000 लिखा था। ये 3,000 है ये वाला, ठीक है, मैंने भूल से 2,000 लिखा था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉई में 2,000 माइनस करना है, वो मैंने सही लिखा था। ठीक है, अब मैंने मैन आवर्स फाइंड आउट किए। टोटल मैन आवर्स कितने आए बेटा? 84,000 मैन आवर्स आए। ये कहाँ पे काम आएगा, कैसे काम आएगा मैं समझाऊंगा मैन आवर्स का। पहले दोनों स्टेटमेंट का टोटल करना शुरू करते हैं। पहली वाली जो स्टेटमेंट है कि एम्प्लॉई को कितना पैसा मिला, इसका टोटल। पहली स्टेटमेंट का टोटल मतलब इक्वल टू सम फ्रॉम 34,000, 24,000, 6,000, 10,000, 34, 24, 6, 10, तो इसका टोटल आता है, इसका टोटल है 74,000। मतलब एम्प्लॉई को 74,000 कैश मिला। उस 74,000 जो कैश मिला उसमें से ये माइनस हो जाएगा एम्प्लॉई का पैसा 4,265 मतलब 17,000 रुपये माइनस हो जाएगा। बाकी टोटल कैश मिला 74,000, उसमें से 17,000 रुपये माइनस हो जाएगा, कैश नहीं मिलेगा, तो एक्चुअल कैश मिलेगा हमारे एम्प्लॉई को 57,000। तो एक्चुअल कैश रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई विल बी 57,000। इतना कैश हमारे एम्प्लॉय को मिलेगा 57,000। अच्छा, एम्प्लॉयर में मैं सीधी सीधी बात बताऊं, एम्प्लॉयर में कभी कुछ माइनस होता ही नहीं, सिर्फ सब प्लस ही होता है। एम्प्लॉई में जो रिकवरी वाली चीजें, जो रिकवरी वाली चीजें वो एम्प्लॉई मेरे माइनस। एम्प्लॉयर में स्टेटमेंट नंबर 2 में कुछ माइनस नहीं होता है, सब कुछ खाली प्लस ही होता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा टोटल एम्प्लॉयर का खर्चा, तो 34,000, 24,000, 6,000, 10,000, 4,000, 3,000, 3,000, 34, 24, 6, 10, 433, तो इसका टोटल आता है 84,000। तो 84,000 टोटल एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ। टोटल एम्प्लॉयर ने 84,000 रुपीज पे किया। अब इन्होंने पूछा था कि वेज कॉस्ट पर आवर फाइंड करो, स्टेटमेंट नंबर 3 में वेज कॉस्ट पर आवर फाइंड करो। ये जो वेज कॉस्ट पर आवर फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेज कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। मैं सीधा सीधा बोलूं तो स्टेटमेंट नंबर 2 का टोटल ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 के एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया, उस स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट नंबर 2 का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स, डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स। टोटल मैन आवर्स कितने आए हमारे? 84,000। ठीक है, तो वेज कॉस्ट भी हमारा 84,000 ही आया। तो जो टोटल वेज कॉस्ट है स्टेटमेंट नंबर 2 का टोटल ये वाला 84,000 ये ऊपर आएगा, और डिवाइडेड बाय जितने टोटल मैन आवर्स आए, टोटल मैन आवर्स भी 84,000 ही है ये वाला। तो स्टेटमेंट नंबर 2 का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स, तो 84,000 अपॉन 84,000, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा 1 रुपीज पर आवर। तो 84,000 टोटल खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स 84,000, तो 1 रुपीज पर आवर ये हमारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। 1 रुपीज पर आवर ये हमारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। बस डन, कंप्लीट। इस क्वेश्चन में इतना ही है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सब कंप्लीट हो गया। अच्छे से लिखना, थोड़ा लेंदी था बट एग्जाम में आता है।
ये सेशन 15 क्वेश्चन यहां तक, यहां से लेकर आंसर। ये एम्प्लॉई को कितना पैसा मिला, ये स्टेटमेंट नंबर 2, एम्प्लॉयर ने कितना पैसा पे किया, ये पर आवर कितना रेट हुआ, और ये वर्किंग नोट्स में पीएफ और ईएसआई। एम्प्लॉयर का पैसा एम्प्लॉयर में प्लस, एम्प्लॉई का पैसा एम्प्लॉई में माइनस। डन। कितना लिखना अच्छे थे। देखो सब लोग,